हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम कब होगा, ये अभी तक बीपीएससी के द्वारा सस्पेंस बना करके रखा गया है। खैर, इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आप अपने पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, और दूसरा अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए। क्योंकि जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करके, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे आप। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया पब्लिकेशन के बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का वॉल्यूम 3 आया है, जो 2 दिन पहले ही मार्केट में आई है ये बुक, उसके सेट 1 के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा एसेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? तो जसवंत सिन्हा जी को हराया है, राइट ऑप्शन सी है। द्रौपदी मुर्मू जी को जो वोट मिला था वो मिला था 7,76,803 और यशवंत सिन्हा जी को मिला था 3,80,177। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू जी ने 2,96,626 मतों से यशवंत सिन्हा जी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करें। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, तो 1 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो 2 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों से संबंधित है, तो 3 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पे लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, तो 4 का डी हो जाएगा। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, तो 5 का ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो कौन राइट ऑप्शन हो रहा है? राइट ऑप्शन ए हो रहा है। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होता है, क्या इससे संबंधित है? नहीं। अनुच्छेद 63 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 64 में दिया गया है, तो ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 65 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है, ये सही है। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच के लिए है, से संबंधित है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो 2, 3 और 4 करेक्टली मैच्ड है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसको। अनुच्छेद जो 63 है यानी आर्टिकल 63, ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, ये कहता है। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति करेगा, ये कहता है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, इसमें शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं? करिकली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है, ये शामिल है। पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है और ये शामिल है। शंख सागर आर्द्रभूमि, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी शामिल है। पाला आर्द्रभूमि, ये मिजोरम में है, ये भी शामिल है। तो ये चारों शामिल है इसमें, तो इसमें राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट। हाल ही में 10 नए रामसर साइट शामिल करने के बाद भारत में कुल 64 रामसर साइट हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की,
वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो वो है इंदरमित गिल, राइट ऑप्शन सी है। कौशिक बसु के बाद इंदरमित गिल विश्व बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सुर्खियों में रही बनठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी है। सुप्रीम कोर्ट ने बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? तो I2 से हो गया इंडिया एंड इजराइल, U2 से हो गया UAE एंड USA। तो भारत, इजराइल, UAE एंड USA, ये 4 देश मिल करके ये ग्रुपिंग बनाए हैं I2U2। इसको वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन QHPV का उत्पादन किया जाएगा? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड PXIL के बाद भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। यह BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन PTC द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2023 में जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ, ये सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में हुआ, ये भी सही है। आसियान 2022 सम्मेलन कंबोडिया में हुआ, ये भी सही है। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में हुआ, ये भी सही है। तो A, B, C और D चारों सही है। कौन सुमेलित नहीं है ये चुनना है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी को चुना गया है, राइट ऑप्शन बी है। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के देशों के बीच आम लोगों के आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक पहल के तहत वाराणसी को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो USA के बीच है, राइट ऑप्शन बी है। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौता किया गया है जिसे जेरूसलम डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में इजराइल फिलिस्तीनी संबंधों का भी जिक्र है। नेक्स्ट, विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है? विंबलडन 2022 के एलेना रैबकिना एंड नोवाक जोकोविच, ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एलेना रैबकिना और नोवाक जोकोविच। एलेना रैबकिना ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है। वह 2011 के बाद विंबलडन चैंपियन बनने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, सो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, राइट ऑप्शन ए है। सिंगलीला नेशनल पार्क ने अगले 5 वर्ष की अवधि में लगभग 20 लाल पांडा को रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया है। यह संरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तो जर्मनी के बॉन शहर में किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में शामिल नहीं है, तो PT उषा, ये एथलीट हैं, ये शामिल हैं। B विजेंद्र प्रसाद, ये फिल्म पटकथा लेखक हैं, ये भी शामिल हैं।
वीरेंद्र हेगड़े ये आध्यात्मिक नेता हैं, ये भी शामिल हैं। इलैया राजा ये संगीत निर्देशक हैं, ये भी शामिल है। तो ये चारों शामिल हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों में। सो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक प्रशासन से है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा शीर्ष पे है, राइट ऑप्शन सी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उड़ीसा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। फर्स्ट पे उड़ीसा, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश है, जबकि गोवा सबसे अंत में है। 14 छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और लद्दाख सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS छोड़ने की घोषणा की है? तो रूस ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन ए है। रूस 1998 से कक्षा में स्थित स्टेशन पर रूस ने अमेरिका एवं अन्य के साथ मिलकर काम किया है। अब वो इससे बाहर हो जाएगा 2024 में। चीन जो है अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अपना खुद का डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट, भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो 2025 में भारत मेज़बानी करेगा, राइट ऑप्शन बी होगा। 2024 में बांग्लादेश करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? तो गुजरात की पुलिस ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन सी है। गुजरात पुलिस ने EFIR प्रणाली की शुरुआत की है, जो नागरिकों को पुलिस थाने गए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाएगी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 48 घंटे के भीतर पुलिस सीधे शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? तो INS सिंधु ध्वज को सेवा से मुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी को 35 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, डिनाइयल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? तो ये ब्रिक्स से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी है। हाल ही में ब्रिक्स समूह के देशों ने डिनाइयल ऑफ सेफ हेवन पहल को अंतिम रूप दिया है तथा एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ब्रिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया है। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित की है? धम्मक्का दिवस तो सारनाथ में आयोजित किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धम्मक्का दिवस 2022 समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा जारी की गई, राइट ऑप्शन ए है। इसके अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 20.43 करोड़ रह गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? नीति आयोग ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? H = I²RT एक फार्मूला होता है। ये क्या है? किसी भी रेसिस्टेंस में हीट जो जनरेट होता है उसके लिए फार्मूला है H = I²RT। अब मान लीजिए ये मेन बोर्ड है, इसमें यहाँ से एक वायर आ रहा है, लाइव वायर आ रहा है और इधर जा रहा है। हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पे फ्यूज लगा दें, यहाँ पे फ्यूज, तो सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जो ही वोल्टेज बढ़ा तो इसमें करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू बढ़ने से हीट जनरेटेड ज़्यादा हो जाएगा। हीट जनरेटेड ज़्यादा होने की वजह से ये जो फ्यूज लगाया गया है ये उस एलॉय से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और रेसिस्टेंस हाई होता है। तो रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट जनरेट ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से जो ही हीट जनरेट हुआ ये मेल्ट कर जाएगा और यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होने के बाद में करंट का फ्लो रुक जाएगा और घरों में जितने भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो
सेफली बच जाएंगे, खराब होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? इधर युक्तियाँ डिवाइसेस दिए गए हैं, ये किस तरह का रूपांतरण ये करती है ये दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है? जनरेटर से पकड़िए इसको। जनरेटर का मतलब है जनरेट करना। क्या जनरेट करता है? करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करता है? टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो मतलब ये क्या करता है? यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, क्या दिया हुआ है? विद्युत से यांत्रिक नहीं, ये मैच नहीं है। यांत्रिक से विद्युत में ये कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और वो मैकेनिकल वर्क करता है। जैसे फैन है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं फैन में, इसमें जो लगा हुआ मोटर है फैन को रोटेट करवा देता है, यानी मैकेनिकल वर्क करता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक से विद्युत में नहीं, विद्युत से यांत्रिक में कन्वर्ट करता है ये, तो ये भी गलत है। डीजल इंजन क्या करता है? रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी उसके अंदर कंबसन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और वो मैकेनिकल एनर्जी में, उससे बाइक आगे बढ़ता है, मोटरसाइकिल आगे बढ़ता है, स्कूटर आगे बढ़ता है। तो ये क्या करता है? डीजल इंजन जो है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, प्रकाश से विद्युत में नहीं। ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल में क्या होता है? एक पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन, मान लीजिए ये P है और ये N है। जंक्शन के पास में, जंक्शन पे, यहाँ पे जब लाइट फॉल करती है जंक्शन के पास में, तो यहाँ पे होल एंड इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर मूव कर जाता है। मूव करने की वजह से, मतलब चार्जेस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है यहाँ पे। तो सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसमें से कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी किसी स्फेरिकल मिरर को किसी लिक्विड में यदि हम डुबो दें तो क्या होगा? उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा, घटेगा, रिमेन सेम रहेगा? तो रिमेन सेम रहेगा। फोकल लेंथ जो है किसी दर्पण का, किसी मिरर का चेंज नहीं होता है किसी लिक्विड में, किसी अदर मीडियम में डुबोने से। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, लेंस रहता तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता। लेंस, कोई भी लेंस लो, कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स लेंस या बाई कनकेव लेंस लो, इसको जब हम किसी लिक्विड में डुबोते तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता, लेकिन मिरर के केस में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं कौन सा? तो देखिए, लाइट के पास, यानी कोई भी वेव है, उसके पास 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक तो उसका स्पीड है, वेलोसिटी है, एक दूसरा उसका वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, तीसरा उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कीजिए या फिर न्यू से डिनोट कीजिए, न्यू से। तो ये न्यू यानी एफ फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। ये किसी भी वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, वो लाइट वेव हो या कोई अदर मैकेनिकल वेव हो, नॉन मैकेनिकल हो, मैकेनिकल हो, लाइट हो, साउंड हो, कोई अदर वेव हो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे स्पीड चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। एक फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लेमडा जो होता है, एफ लेमडा, तो एफ हमेशा सेम रहेगा। तो वेलोसिटी यदि बढ़ता है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटता है यानी स्पीड घटता है तो वेवलेंथ भी घटेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगा। तो बदलने वाला कौन सा है? वेग और तरंग दैर्घ्य है। राइट ऑप्शन ए, यानी स्पीड एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो इसको सोल्व करने के लिए फार्मूला याद कीजिए आप, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। ये फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला फार्मूला है। अब F कितना होना है? C का दोगुना होना है, तो F के जगह पर 2C रख दीजिए। 2C - 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि आप करेंगे तो 5 से 2c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10c हो जाएगा। माइनस 32 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 160 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 160 हो जाएगा इज इक्वल टू 9c। तो 9c को इधर लेकर के आ जाएंगे तो c हो जाएगा। c इज इक्वल टू 160 को उधर लेकर के जाएंगे हम तो c इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 160। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? c 160 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग होगा वो दोगुना होगा सेंटीग्रेड रीडिंग से। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश न्यूनतम रहा हो, ये भी नहीं। प्रकाश द्वारा एक माह में चली गई दूरी, ये भी नहीं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष जो है वो एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा 3 × 10⁸ लाइट का स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक साल लेना है। एक साल मतलब 365 दिन। 365 दिन में 24 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 24 से तो ये दिन घंटे में बदल गया। घंटे में यदि 60 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो मिनट में बदल गया। फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो सेकंड में बदल गया। ये मीटर पर सेकंड में है, टाइम को भी हमने सेकंड में बदल लिया। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें फाइनली तो इसका आंसर आएगा 9.46 × 10⁻15 15। क्या डिस्टेंस है? तो ये मीटर में आएगा। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, राइट ऑप्शन सी है। 746 जूल पर सेकंड होते हैं एक हॉर्स पावर में 1 HP में। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, नहीं। कुंडली में घर्षण अधिक होता है, नहीं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, यस ये सही है। इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ अभी। लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है, नहीं। तो इसमें से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? टाइम पीरियड जो होता है T इज इक्वल टू होता है 2π√L/G होता है, L/G 2π√L/G। तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। मतलब लेंथ यदि बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब लेंथ बढ़ेगा कैसे? गर्मी का मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो किसी भी सब्सटेंस किसी भी मेटल का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है, उसका विड्थ बढ़ जाता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं यानी गर्मी के मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है तो लेंथ इंक्रीज कर गया। लेंथ इंक्रीज करने की वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया। मतलब ये रहा कि घड़ी की जो सुई है पहले जिस टाइम में एक चक्कर लगा लेती थी अब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको एक चक्कर घूमने में। तो ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर घूमने में तो निश्चित रूप से घड़ी स्लो हो ही जाएगी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, अति चालक का लक्षण है। अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का क्या लक्षण है इसमें? तो सुपर कंडक्टर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता जो होता है वो 0 होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मतलब कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन। ये क्या है? टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन में हम क्या करते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन का टच स्क्रीन है। जैसे मान लीजिए ओम लिखना है टच स्क्रीन पे तो हम क्या करेंगे? ओ इंटर करेंगे, देन एम इंटर करेंगे। तो इंटर हम कर रहे हैं मतलब इनपुट दे रहे हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। कब किया था? 1896 में किया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी बेक्वेरेल ने। इसीलिए
जो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो होता है वो बैक्यूरेल होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड यानी बैक्यूरेल। उसका यूनिट क्यूरी भी होता है जो कन्वर्ट करने के बाद आता है। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज किए थे ये लोग, तो बैक्यूरेल हो जाएगा राइट ऑप्शन। रदरफोर्ड क्या किए थे? रदरफोर्ड न्यूक्लियस की खोज किए हुए थे थ्रू अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था, जिसको सुधार न्यूक्लियर मॉडल में सुधार किए थे नील्स बोर। नील्स बोर ने भी अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो किस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ये नहीं बताया था इन्होंने। रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करने की वजह से उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होने से उसका रेडियस कम होते होते इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा न्यूक्लियस में, विद इन सेकेंड भी नहीं, 10⁻⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर जो मॉडल था बहुत ही हाईली अनस्टेबल था, उसमें सुधार किए थे नील्स बोर। नील्स बोर ने सुधार करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड रेडियस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और जब रिवॉल्व करता है तो न तो एनर्जी गेन करता है और न ही एनर्जी रेडिएट करता है। जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करके जाना होता है तो एनर्जी गेन करता है, जब हायर से लोअर में जंप करके आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो चारों के बारे में हो गया। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और ये रिवर्सिबल होता है। मतलब ए जो है भौतिक परिवर्तन के थ्रू बी बन गया है तो बी फिर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिवर्सिबल होता है। जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन, जल जो है वाटर जो है वेपर में बदल गया तो वेपर फिर वाटर में बदल जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल परिवर्तन है, चेंज है। सो ये हो जाएगा ए जो है भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना कंबसन हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, तो ये नहीं होगा। दूध से दही बनना, ये भी केमिकल चेंज है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस इसको दही में कन्वर्ट करवा दिया, तो ये केमिकल चेंज है। फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो ये जो हो जाएगा केमिकल चेंज होगा, ये सही नहीं है। पानी में चीनी का घुलना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। तो इसमें से ए और डी, जल का वाष्प में परिवर्तन और पानी में चीनी का घुलना, ये दो भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंज है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? तो अफबाउ प्रिंसिपल से नियंत्रित होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सेल में, उस ऑर्बिट में जाता है जिसमें एनर्जी उसकी कम होती है। जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में जाएगा, उसके बाद में सेकंड सेल में जाएगा, देन थर्ड सेल में जाएगा। और फर्स्ट सेल में जब जाएगा तो फर्स्ट सेल में एस ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल जो हैं एस, तो पहले एक एक करके भरेगा। सॉरी, एक ऑर्बिटल है इसमें, एस में एक ऑर्बिटल है, तो इसमें पहले एक करके भरेगा, उसके बाद में इसकी पेयरिंग होगी। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1s2। उसके बाद में सेकेंड सेल में एस ऑर्बिटल है एंड पी ऑर्बिटल है, तो एस में एक एस ऑर्बिटल है, इसमें पहले एक पेयरिंग, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में उसकी पेयरिंग होगी, स्पिन अपोजिट होगा। उसके बाद में पी में 3 ऑर्बिटल है, px py एंड pz, पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद में तब पेयरिंग होगा। तो इसके अबव प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के भरने का यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का जो प्रिंसिपल है किससे डिसाइड होता है? अबव प्रिंसिपल से। सिर्फ अबव प्रिंसिपल ही डिसाइड नहीं करता है, लेकिन ये बेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हुंड्स रूल है और भी बहुत सारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक मूल तत्व है? तो रेत एक कंपाउंड है, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट भी एक कंपाउंड है, शक्कर ग्लूकोज ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन हीरा जो है यानी डायमंड जो है एक एलिमेंट है। डायमंड जो है कार्बन का एक एलोट्रॉप है, कार्बन के 3 जो एलोट्रॉप होते हैं,
डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, तो उसका एक एलोट्रॉप है, यानी एक ये एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होगा, सी होगा। ये एक एलिमेंट है, एक मूल तत्व है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु तांबा यानी कॉपर है। कॉपर, उसके बाद में Hg यानी पारा, उसके बाद में Ag यानी चांदी, उसके बाद में Au यानी सोना है। सबसे ज़्यादा कॉपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद में पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सोप स्टोन मुख्यतः है, सोप स्टोन क्या है? ये मैग्नीशियम सिलिकेट है मुख्यतः, मैग्नीशियम सिलिकेट, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का नहीं है? तब पीतल एवं कांसा, पीतल में क्या होता है, कॉपर जिंक, कांसा में कॉपर एंड टीन होता है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक एवं निकिल होता है, रोज गोल्ड में कॉपर एंड एल्युमिनियम होता है, गन मेटल में कॉपर जिंक एंड टीन होता है, डेल्टा मेटल में कॉपर जिंक एंड आयरन होता है। तो इन सभी में तो कॉपर आ रहा है, लेकिन रोज मेटल में बिस्मथ, लेड एंड टीन होता है। बिस्मथ, लेड एंड टीन का जो मिश्र धातु है रोज मेटल। और टाइप मेटल में क्या होता है, लेड, टीन और एंटीमनी, Sb। तो दो जो मेटल्स हैं, रोज मेटल एंड टाइप मेटल, इसमें कॉपर नहीं होता है, बाकी सभी में कॉपर होता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रोज मेटल में क्या होता है, रोज मेटल में बिस्मथ होता है प्लस Pb होता है प्लस Sn होता है, टीन, लेड, टीन। ये टाइप मेटल में क्या होता है, टाइप मेटल में Pb होता है, Sb होता है एंटीमनी, प्लस इसमें टीन होता है Sn। लेड, एंटीमनी एंड टीन होता है टाइप मेटल में। नेक्स्ट, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी रेड लिटमस को नीला कर देता है, ब्लू कर देता है। बिलियन का पीएच है, रेड को ये ब्लू कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये है क्या, बेस है या एसिड है? तो ये होगा बेस। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, कलर चेंज कर देता है, रेड लिटमस से ब्लू कर देता है। तो बेस का पीएच क्या होता है, बेस का पीएच मोर देन 7 होता है। 7 से कम एसिड का पीएच होता है, 7 न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है, या 7 से ज़्यादा जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है। तो इसमें से चारों जो ऑप्शंस है, इसमें से कोई भी 7 से ज़्यादा नहीं है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट राइट ऑप्शन ए है। अब ये वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वाशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन एक बहुलक है, बिल्कुल ये पॉलीमर है, सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है, सिंथेटिक रबड़ है ये। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, पॉलीमर है, बिल्कुल। इथीन का जो पॉलीमर है वो पॉलीथीन है, सो राइट ऑप्शन इसमें से 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। लेकिन चौथा देखते हैं, क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ है, नहीं। आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन ये नेचुरल रबड़ होता है, मतलब जो नेचुरल रबड़ होता है आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये गलत है। 1, 2, 3 सही है, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है, कच्चे फल से, अपरिपक्व फल से प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो केब्स चक्र है, केब्स साइकिल, राइट ऑप्शन सी है। ये होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है, तो कोशिका केंद्रक की उपस्थिति, दोनों में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। जीव द्रव दोनों ही में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही में होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों ही में रहता है। क्या रहता है, न्यूक्लियस, जीव द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही में रहता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो मॉर्मिकोलॉजी कहा जाता है चींटियों के अध्ययन को, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है।
गोल कृमि का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन जो है नीडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत यानी लीवर बनाता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है मेटाकार्पल। राइट ऑप्शन ए है। कलाई के जोड़ की हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई का केमिकल नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरॉल। राइट ऑप्शन ए है। ये बायोटीन क्या है? B7 को बायोटीन कहा जाता है। और कैल्सीफेरॉल क्या है? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी को कहा जाता है। ये विटामिन नहीं है, नेप्थाक्विनोन। नेक्स्ट, विडॉल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो हैजा की जांच के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। सॉरी, टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल है। राइट ऑप्शन ए है। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो यह पोलियो से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी है। पोलियो के टीके साल्क टीका के खोजकर्ता जोनास साल्क हैं। एक वायरस से होता है बीमारी पोलियो। नेक्स्ट, किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? संगोला की संधि से। राइट ऑप्शन सी है। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव एवं राजा राम सेकंड के बीच संगोला की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अब छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया था। नेक्स्ट, इस्तमरारी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस्तमरारी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की दर तय की गई थी। नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक यानी किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी, इसलिए ये तो गलत है। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है। मार्टिन बर्ड को, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी। ये भी सही है। बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। नहीं, ये गलत है। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कौन गलत हो गया? ए एंड डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य 2 कथन है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, कमियौटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। राइट ऑप्शन ए है। कमियौटी प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। नेक्स्ट, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध है 1857 के विद्रोह से है। राइट ऑप्शन सी है। सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में लिखी गई थी। नेक्स्ट, 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन डी है। आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट, निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने की थी। राइट ऑप्शन डी है। पुणे में पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1889 में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। नील दर्पण जो है किनकी रचना है? दीनबंधु मित्र की रचना है नील दर्पण। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना वारिसाल में 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट, किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी?
1872 में हुई थी, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के समय भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई, जबकि लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? तो इस कथन को लाला लाजपत राय ने कहा था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, राइट ऑप्शन डी है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 को दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 24 मार्च 1865 को लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटेन की जनता का मत प्रभावित करना था। नेक्स्ट, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? लाहौर में नहीं हुई थी, मुर्शिदाबाद में भी नहीं हुई थी, शिमला में नहीं हुई थी, दिल्ली में भी नहीं हुई थी। तो इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। तो हुई कहाँ थी? 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका वर्तमान बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाबा रामचंद्र ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी। एनजी रंगा ने 1938 में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घटनाक्रम दिया गया है, वर्ष दिया गया है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, ये सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था, ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, ये भी सही है। तो सभी करेक्टली मैच्ड है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, राइट ऑप्शन सी है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह समाचार पत्र 1899 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विद्रोह का केंद्र और उसको नेतृत्व करने वाले नेता। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली ने किया था, ये सही है दोनों। फतेहपुर में किसने किया था? अजीमुल्ला ने किया था, ये भी सही है। फैजाबाद में किसने किया था? वक्त खान ने नहीं किया था, अहमद अब्दुल्ला ने किया था। मौलवी अहमद अब्दुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बख्त खां ने कहाँ नेतृत्व किया था? बहादुर खां एवं बख्त खां ने विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किया था, बरेली। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो ये पावना विद्रोह के दौरान कहा गया था, राइट ऑप्शन सी है। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के बीच में मध्य बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि के कारण हुआ था। इसी विद्रोह में कहा गया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, जमींदारों की रैयत नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, नहीं, ये गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, नहीं, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एस. जिन्ना और सरदार पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, नहीं, ये गलत है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1947 में नहीं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, न कि 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो ये गलत है इस कारण से। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसमें से 3 जो है वो गलत है, एक सही है, डी। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए थे, तो ये डी सही है। नेक्स्ट,
देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस भारत प्रजा मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में हुआ था। राइट ऑप्शन डी है। बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर के प्रयासों से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमों में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? भूलाबाई देसाई ने की थी। राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाबाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, देन असहयोग नहीं, ये गलत है। महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इस बात को याद रखने के लिए कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे, इस चीज़ को याद रखने के लिए आप समझिए कि जब इंडिया में आए थे तो केक काटा गया था। CAKE, केक काटा गया था। C से हो गया आपको चंपारण, A से हो गया अहमदाबाद और K से खेड़ा। तो ये क्रम याद रखने का ये ट्रिक है, केक। तो इसमें से ये बी भी गलत है। चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन, खेड़ा, ये गलत है। चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी गलत है। सही कौन सा है? चंपारण सबसे पहले, देन अहमदाबाद मिल हड़ताल, देन खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो संयुक्त प्रांत में व्यापक स्तर पर हुए थे। राइट ऑप्शन सी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शुरू होते ही देश के विभिन्न भागों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे। संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी एवं बिहार में इन दंगों का सर्वाधिक व्यापक प्रभाव हुआ था। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। उनका नाम था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। राइट ऑप्शन बी है। बिहार में चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, जबकि FG सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजबिलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया गया था? सरदार नित्यानंद के नेतृत्व में दिया गया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया API का गठन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। राइटर समाचार पत्र की संस्थापना जो हुआ था वो 1880 में हुआ था। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 तो हो ही गया। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस की स्थापना 1927 में हुआ था। फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस की स्थापना 1927 में। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यानी UPI की स्थापना जो हुआ था 1934-35 में हुआ था। नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। राइट ऑप्शन बी है। बारबोसा ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा का चित्रण किया था। डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही विजयनगर आया था। नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। ये सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है। ये भी सही है। चारबाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था। ये भी सही है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ये भी सही है। तो ये चारों सही है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा ई।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? तो असीरगढ़ था, राइट ऑप्शन सी है। अकबर ने 1599 में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की। 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था। नेक्स्ट, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए थे, राइट ऑप्शन बी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। राज्य में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। वे अध्यादेश थे, कौन कौन से थे? अमीर वर्ग की संपत्ति यानी भूमि जब्त करके खालसा भूमि में वृद्धि करना, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोहों पर रोक लगाना। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में दीवाने रियासत का कार्य क्या था? तो बाजार पर नियंत्रण रखना उसका कार्य था, राइट ऑप्शन सी है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। इस व्यवस्था में दीवाने रियासत का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसका कार्य बाजार पर नियंत्रण रखना था। इस व्यवस्था में सहना ए मंडी का कार्य बाजार मूल्य नियंत्रण तथा बाट माप की जांच करना था। नेक्स्ट, फुतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसामी हैं, राइट ऑप्शन बी है। जिया नक्शबी किसके रचनाकार हैं? तूतीनामा के। मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी के लेखक हैं। हसन निजामी किसके लेखक हैं? ताजुल मासिर के लेखक हैं। नेक्स्ट, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो वो है प्रवरसेन प्रथम, राइट ऑप्शन ए है। वाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट, सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था? तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था, क्या कहलाता था? लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, राइट ऑप्शन सी है। पणयाध्यक्ष क्या था? वाणिज्य का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष क्या था? कताई बुनाई का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष क्या था? धातु विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है? तो सुतका गेंडोर है, राइट ऑप्शन बी है। सुतका गेंडोर सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है। सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीर है, उत्तरी पूरा स्थल मांडा है तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद है। नेक्स्ट, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। इस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, जबकि राजगृह में हुए प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन किया गया था। तब विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में, अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट, अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे, राइट ऑप्शन बी है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष की प्रमुख रचनाओं में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण शामिल है। नेक्स्ट, उदयगिरी गुहालेख में गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है। किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। कब से कब तक शासन किया? 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख में हुआ है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो तमिल से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, नहीं, ये असत्य है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, सतलज से लेकर के काली तक।
तो ये गलत है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, ये सही है। दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच में है, ये भी सही है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ हैं, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? इसमें से तो उड़ीसा का चिल्का झील जो है ये भी एक लैगून झील है, और पेरियार झील, केरल का पेरियार झील जो है ये भी एक लैगून झील है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, ये सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं, ये भी सही है। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और बेनगंगा के संगम से बनी है, ये भी सही है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रवाहित होती है। जो केवल वर्ड जो यूज किया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रवाहित होती है, ये गलत है। तेलंगाना से भी तो ये प्रवाहित होती ही है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से नहीं। ओडिशा तो है ही नहीं, कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर के गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। सो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस मृदा को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ये सही है। इस मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये सही है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। यह खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो चारों जो है सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई भी कथन जो है नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई होगा। काली मृदा को रेगुड़ अथवा कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। यह मृदा खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, अंगूर के लिए भी उपयुक्त है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, परंतु इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांशों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। चेरुथोनी बांध कहाँ पे है? केरल राज्य में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में है। मेतूर बांध तमिलनाडु में है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन डी है। ये ONGC की रिफाइनरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों को उनसे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये सही है। मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है, ये सही है। एनोर बंदरगाह केरल में है, ये गलत है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है, TN चेन्नई के पास। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र के नहावा सेवा में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को एक उप बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तमिलनाडु में चेन्नई के उत्तर में एनोर पतन बनाया गया था, एनोर बंदरगाह। जूरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित मार्मागांव बंदरगाह गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात की आपूर्ति के लिए 1961 में पुनः तैयार करने के बाद इसे महत्व दिया गया था। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के महानदी डेल्टा में कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह सबसे गहरा बंदरगाह है जो बड़े जहाज़ों के संचालन के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वह है लक्षद्वीप, राइट ऑप्शन बी है। यहाँ महिला साक्षरता दर जो है 87.9% है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है, वहाँ पे महिला साक्षरता दर 82.4% है। उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है, 81.1% महिला साक्षरता दर है वहाँ चंडीगढ़ में। उसके बाद पुदुचेरी का स्थान आता है, 80.6% जो है महिला साक्षरता दर है पुदुचेरी में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है? बिहार है,
यहाँ पे 51.5% महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नागर हवेली है। वहाँ पे 64.3% महिला साक्षरता दर है। और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है, वहाँ पे 92.1% महिला साक्षरता है। उसके बाद मिजोरम आता है, 89.3% महिला साक्षरता दर है वहाँ। उसके बाद गोवा आता है, 84.7% महिला साक्षरता दर है गोवा में। नेक्स्ट, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उसमें सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। कराईकल तमिलनाडु में है, ये भी सही है। माहे केरल में है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर के बना है। बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर के बना है। कौन कौन से जिले हैं? पुदुचेरी, कराईकल, यनम एवं माहे। पुदुचेरी, कराईकल, यनम एवं माहे। यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। माहे अरब सागर केरल में स्थित है। केरल के पास अरब सागर में स्थित है माहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? इक्वेटर पे कौन सा स्थित है? तो इसके लिए आप निश्चित रूप से मैप देखिए। मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोलंबिया तथा केन्या, कोलंबिया और केन्या ये दोनों देश जो है इक्वेटर पे स्थित है। इक्वेटर पे कुल 13 देश स्थित हैं, अवस्थित हैं। उनमें से जो है कोलंबिया और केन्या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आइबेरियन प्रायद्वीप जो है बिस्के की खाड़ी से संबंधित है, यानी आइबेरियन प्रायद्वीप और बिस्के की खाड़ी एक दूसरे से संबंधित है। ये आइबेरियन प्रायद्वीप जो बनता है वो स्पेन और पुर्तगाल से मिल करके बनता है और वहीं पे बिस्के की खाड़ी है, तो ये सही है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर के पास है, बिल्कुल सही है। बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन यदि आप मैप देखें तो बाल्कन प्रायद्वीप में आता है रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, ये सब देश आते हैं बाल्कन प्रायद्वीप में। और यहीं पे ब्लैक सी है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सही है। कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप कहाँ है? ये कोला प्रायद्वीप जो है रसिया के वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है कोला प्रायद्वीप। इसके पास में कौन सा सी है? व्हाइट सी है, यानी श्वेत सागर है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये सही है। केपयार्क प्रायद्वीप, कारपेंट्रिया की खाड़ी। केपयार्क प्रायद्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट है, यानी उत्तरी भाग है ऑस्ट्रेलिया का केपयार्क प्रायद्वीप, और वहीं पे है कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ है? यूरोप में है, इसमें आता है आपको पुर्तगाल और स्पेन आता है। बाल्कन प्रायद्वीप कहाँ है? काला सागर के पास है। कोला प्रायद्वीप कहाँ है? रसिया के नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे श्वेत सागर है। केपयार्क प्रायद्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, वहीं पे कारपेंट्रिया की खाड़ी है। तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके लिए निश्चित रूप से आप मैप देखिए। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में आते ही रहते हैं। एक भी क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन भी रिजल्ट डिसाइड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख कहाँ पाया जाता है? ये पर्वतीय गिरिपाद में पाया जाता है, तो ए का 4 हो जाएगा। यानी एलुवियल फेंस जो है वो कहाँ पाया जाता है? क्या है वो? पर्वतीय गिरिपाद है। भी आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? किससे संबंधित है भी आकार की घाटी? ये पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है भी आकार की घाटी। डेल्टा कहाँ पाया जाता है? समुद्र तट पर डेल्टा पाया जाता है, नदियाँ जो आकर के मिलती है वहीं पर डेल्टा पाया जाता है। चाप झील, चाप झील कहाँ है? नदी के निम्नतर फैलाव में पाई जाती है चाप झील। तो ए का जो है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट करंट प्रशांत महासागर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कहाँ पे? ये चिले के पास में, पेरू के पास में यह है, और यह एक ठंडी महासागरीय धारा है हम्बोल्ट करंट, तो ये सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, बिल्कुल यूएसए के पास में। ये भी एक गर्म महासागरीय धारा है, गर्म।
फ्लोरिडा करंट जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये भी गर्म महासागरीय धारा है, ये दोनों गर्म महासागरीय धारा है, ये ठंडी महासागरीय धारा है। अलगुहास हिंद महासागर में, ये भी सही है। हिंद महासागर में कहाँ? साउथ अफ्रीका के पास में, और ये भी गर्म महासागरीय धारा है। तो 3 गर्म महासागरीय धाराएं हैं यहाँ पे, एक ठंडी महासागरीय धारा है हम्बोल्ट करंट। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी वाला फ्लोरिडा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की नहीं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सबका क्षेत्रफल सबसे पहले हम देख लेते हैं। ब्राज़ील का जो क्षेत्रफल है वो है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो है 7.692 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद अर्जेंटीना का देख लेते हैं। अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो है 2.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ब्राज़ील का है। उसके बाद किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील का क्षेत्रफल है, उससे थोड़ा सा कम ऑस्ट्रेलिया का है, उसके बाद उससे कम भारत का है, और उस सबसे कम जो है वो अर्जेंटीना का है, इन चारों ऑप्शंस में से। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। अर्जेंटीना का क्षेत्रफल सबसे कम है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल आता है, उससे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का है, उससे ज़्यादा ब्राज़ील का है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एटना एक एक्टिव वोल्केनो है जो सिसिली में है, ये सही है। विसुवियस भी एक्टिव वोल्केनो है, इटली में है, ये सही है। कोटोपैक्सी भी एक एक्टिव वोल्केनो है, ये इक्वाडोर में है, मतलब एंडीज पर्वत श्रेणी में है। सो ये भी करेक्टली मैच्ड है। एरिबस ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है, रॉस द्वीप में है, मतलब अंटार्कटिका में है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो इनमें से सभी जो है सही सुमेलित है। सो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, सुमेलित नहीं है तो नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, यदि p इज इक्वल टू 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 टू दी पावर हाफ टू दी होल पावर 8 हो तो p का मान होगा, p का मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 7 स्क्वायर है, ऊपर में नीचे में पावर का पावर हो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 8 जो कटेगा 4 टाइम्स में कटेगा, तो ऊपर में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 7 का पावर 4 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कट जाएगा, नीचे में बच जाएगा 7 का स्क्वायर, ऊपर में 1 बच जाएगा, यानी 1/49 बच जाएगा यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1/49। खैर हम मैथ के क्वेश्चन को यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, जगह नहीं है, वैसा एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है। हम मैथ के क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, चलते हैं जनरल स्टडी के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट, बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है, तो खुले वनों का क्षेत्रफल है 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर, 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर, राइट ऑप्शन सी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में अति सघन वन जो है वो है 333.42 स्क्वायर किलोमीटर, मध्यम सघन वन जो है वो है 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर, और खुले जो वन है वो है 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है कितना? तो 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, मतलब घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, कितना है? 77,492.60 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। ये घटता हुआ क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब
उड़ीसा का जो ऑप्शंस दिया गया है, उड़ीसा, उसके बाद उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का है, उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का है, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है। राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इंक्रीज कर रहा है, और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो डिक्रीज कर रहा है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो 2025 तक करना है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है कितना है? तो आर्थिक समीक्षा के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 28.2% है। 28.2%, 28.2%। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था कितना था? तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 1.4% था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो है 4.82%। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 58,001.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा कितना था, यानी सर्विस सेक्टर का हिस्सा कितना था? तो वो था 61.2%, 61.2%। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? 13 जिलों में विकसित की जा रही है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है, यानी रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सा इसमें से नहीं है? तो उधार लेना रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राप्त ब्याज ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, पीएसयू से लाभ ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है, माल और सेवा कर ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन उधार लेना रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन क्या है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP क्या है? शेष विश्व के साथ एक देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात का विवरण नहीं। एक वाणिज्यिक कंपनी द्वारा एक विदेशी देश से खरीदे गए कच्चे माल के भुगतान का विवरण ये भी नहीं। शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण, ये सही है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी देश की सरकार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण नहीं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कब से? 1990 से लगातार जारी किया जाता है। और इसमें लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और असमानता समायोजित सूचकांक को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लातविया की राजधानी है? तो लातविया की राजधानी रीगा है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। विनियस जो है वो लिथुआनिया की राजधानी है, और बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की राजधानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के स्थापना की गई? द्विसदनीय विधायिका मतलब बाईकैमरलिज्म किसके थ्रू लाया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत परिषद अधिनियम 1892 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1909 इसके थ्रू भी नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 इसके थ्रू भी नहीं। तो किसके थ्रू लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें से कोई भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी एवं केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 यानी आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में पुलिस आती है,
कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर आता है, जेल भी आता है तो 1 2 3 आता है। दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में आता है तो 1 2 3 जो है वो राज्य सूची में आता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 13 इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को समाप्त या न्यून करती हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं? तो इसमें से संसद नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष ये भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, राज्यसभा नहीं, तो कौन है? राष्ट्रपति हैं। किस आर्टिकल में दिया गया है ये प्रावधान? आर्टिकल 263 में दिया गया है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। असमर्थता के आधार पर नहीं, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो तो राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, सो राइट ऑप्शन इसमें से 2 सही है। दिवालिया होने के आधार पर नहीं, सिद्ध कदाचार के आधार पर नहीं, तो सिर्फ 2 सही है, तो केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, राइट ऑप्शन डी है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद का निर्णय करता है, विवाद पर निर्णय देता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो अनुच्छेद है 21, आर्टिकल 21, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे पहले हम जाते हैं कि इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है। लोक लेखा समिति, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 22। प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 मेंबर होते हैं। याचिका समिति, इसमें 25 मेंबर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेंबर किस में आ रहे हैं? प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी में, सो राइट ऑप्शन डी होगा। यही सबसे बड़ी संसदीय समिति है। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, राइट ऑप्शन सी होगा। आर्टिकल 326 में दिया गया है ये। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के सेट 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।